अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद ताहिर इमाम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सैयद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स डिकन्स के एक नावल को जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। 1859 में पब्लिश हुआ। ये जो टू सिटीज़ हैं, ये जो दो शहर हैं, ये असल में इंग्लैंड और पेरिस की बात हो रही है। और ये जो नावल है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था उसके बैकग्राउंड में लिखा गया है। तो चलते हैं इसकी स्टोरी को डिस्कस करते हैं। कहानी का आगाज़ होता है नवंबर सन 1775 की एक सर्दी की रात से, और हम देखते हैं कि मिस्टर जेविस लॉरी जो कि लंदन में टेल्सन सन्स बैंक में सीनियर ओहदेदार होता है और ये वहाँ पे बड़ा ऑफिसर होता है। ये डिसाइड करता है कि उसने फ्रांस का सफ़र करना है। फ्रांस का सफ़र करने से पहले ये एक इलाके डोवर में पहुंचता है जहां ये एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है लूसी मैनेट। ये दोनों पेरिस के सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं। लूसी मैनेट कहाँ रहती है? डोवर में। और ये डोवर से दोनों कहाँ रवाना हो गए? पेरिस की जानिब। अब ये दोनों क्यों सफ़र कर रहे हैं उसके एक रीज़न है, क्योंकि मिस्टर जेविस लॉरी को एक पैगाम मिला है जिसमें लिखा होता है रिकॉल टू लाइफ। अब पेरिस पहुंच के ये दोनों मिस्टर जेविस लॉरी और लूसी मैनेट सेंट एंटोइन नाम के इलाके में पहुंचते हैं। वहाँ पे एक शराब खाने में जाते हैं। अब ये जो शराब खाना है ये मिस्टर एंड मिसेस डिफार्ज की मिल्कियत होता है। और अब इस शराब खाने में ये एक बूढ़े शख्स से मिलते हैं जिसका नाम होता है डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट। और मिस्टर और मिसेस डिफार्ज ने इस डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट को अपने शराब खाने की ऊपर की मंजिल में रखा हुआ होता है। वो इसलिए कि 18 साल की कैद से रिहा होके डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट आया हुआ होता है। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट है ये बिस्टाइल के किले में कैद में होता है और 18 साल तक कैद में रहता है। और मिस्टर और मिसेस डिफाज जो हैं उसके कैद होने से पहले इसके सर्वेंट्स होते हैं, मुलाजमीन होते हैं। अब इन्होंने इसको अपने शराब खाने की बलाई हिस्से में यानी छत में रखा हुआ है। अब होता क्या है, कहानी में हमें पता चलता है कि ये जो डॉक्टर मैनेट है ये 18 साल पहले अपनी बीवी और अपनी 2 साल की बच्ची को छोड़कर अचानक गायब हो गया था। और उसकी बीवी अपनी बच्ची को लेकर अपने आबाई वतन यानी कि इंग्लैंड आ गई थी। बाद में अपनी बेटी को टेल्सन बैंक की जिम्मेदारी पर छोड़ के मर जाती है। और ये वही बच्ची है जो मिस्टर लॉरी के साथ पेरिस में मौजूद है, यानी कि लूसी मैनेट। कहानी में हमें आगे जाके पता चलता है कि डॉक्टर मैनेट की गुमशुदा होने की वजह क्या थी। इसकी गुमशुदगी में एवरमॉन्ट ब्रदर्स का हाथ होता है जो कि फ्रांस के जागीरदार तबके की नुमाइंदगी करते हैं। एवरमॉन्ट ब्रदर में एक ने एक लड़की का रेप किया और जब लड़की की हालत नाजुक हो गई तो डॉक्टर मैनेट को इलाज के लिए बुलाया। उस लड़की का भाई भी उसकी इज्जत बचाते हुए शदीद जख्मी हो जाता है और एक हफ्ते बाद मर जाता है और बाद में लड़की भी मर जाती है। तो डॉक्टर मैनेट जो है ये सारा वाक़या पेरिस में हुकूमत हुकाम को बताना चाहता है, लेकिन ये जो एवरमॉन्ट ब्रदर्स हैं ये उसको गिरफ्तार करने की बजाय डॉक्टर मैनेट को अगवा कर लिया जाता है और बग़ैर मुकदमा चलाए 18 साल तक बिस्टाइल के कैद खाने में रखा जाता है। अब अपनी कैद के 10वें साल में जो डॉक्टर मैनेट है ये एक तहरीर लिखता है और वो वाक़या लिखता है कि किस तरह से उस लड़की का कत्ल हुआ। और एक दिन शायद कोई इस तहरीर के ज़रिए हकीकत से आगाह भी हो जाए और वो लिखने के बाद उस लेटर को कैद खाने की चिमनी के पाइप में छुपा देता है। लंबी कैद से डॉक्टर मैनेट का ज़हनी तवाज़ुन भी ख़राब हो जाता है और वो ये भूल जाता है कि वो एक डॉक्टर है और जूते बनाना शुरू कर देता है। अब जब डॉक्टर मैनेट मिस्टर एंड मिसेस डिफाज के शराब खाने में लूसी मैनेट से मिलता है तो इसको पता चलता है कि ये तो उसी की ही बेटी है और उसके गोल्डन बाल देखकर उसको याद आता है कि वो अपनी बीवी जिसको वो भूल चुका होता है कि उसके बाल भी गोल्डन थे। और डॉक्टर मैनेट को ये लूसी मैनेट और मिस्टर जेविस लॉरी लेके दोबारा वापस लंदन आ जाते हैं। अब कहानी 5 साल आगे चली जाती है। 5 साल बाद यानी सन 1780 में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम है चार्ल्स डार्ने, इस पर मुकदमा चल रहा होता है कि ये जासूसी का मुकदमा होता है कि फ्रांस से लंदन जासूसी करने के लिए आया हुआ है। कोर्ट में डॉक्टर मैनेट और उसकी बेटी लूसी मैनेट भी मौजूद होते हैं। अब डॉक्टर मैनेट की हालत अपनी बेटी की मोहब्बत और मिस्टर लॉरी के ख्याल की वजह से काफ़ी बेहतर हो चुकी है और ये दोनों बाप बेटी जब 5 साल पहले पेरिस से लंदन आ रहे होते हैं तो इस दौरान इनकी मुलाकात चार्ल्स डार्ने से होती है, इसलिए ये इनका पुराना वाकिफ़ है तो ये भी कोर्ट में मौजूद होते हैं। अब चार्ल्स डार्ने का जो केस लड़ रहे हैं वो 2 वकील हैं, मिस्टर स्ट्राइवर और सिडनी कार्टन।
अब ये दोनों इसका केस लड़ते हैं और केस जीत जाते हैं, क्योंकि ये जो सिडनी कार्टन है इसकी शक्ल काफ़ी हद तक मिलती है चार्ल्स डार्ने से। तो हम शक्ल होने की वजह से इसको फ़ायदा हासिल होता है और कोर्ट इसके हक़ में फ़ैसला कर देती है और इसको रिहा कर देती है। अब ये जो चार्ल्स डार्ने है ये असल में एवरमॉन्ट ब्रदर्स में से एक का बेटा होता है और इसको ख़ुद भी नहीं पता होता कि एवरमॉन्ट ब्रदर्स की वजह से डॉक्टर मैनेट को कितनी ज़्यादा मुसीबतें झेलना पड़ी हैं। कहानी में आगे जाके हम देखते हैं कि पेरिस में एक शख्स जिसका नाम है मार्कस सेट एवरमॉन्ट, जो कि एवरमॉन्ट ब्रदर में से एक है। ये जब पेरिस में अपनी हवेली में जा रहा होता है तो इसकी बग्गी के नीचे, जो घोड़े के साथ बग्गी होती है, नीचे एक बच्चा आ जाता है और मर जाता है। अब जब इसको पता चलता है कि उसकी बग्गी के नीचे आके एक बच्चा मर गया है तो ये बड़ी ही बेदर्दी के साथ एक सिक्का उछालता है उसके बाप की तरफ। उस बच्चे के बाप का नाम है गैस्पर्ड। अब गैस्पर्ड को इसके संग दिली से बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो अपने बच्चे के कत्ल का बदला लेने का सोच लेता है और दीवार पे शराब से ब्लड का लफ्ज़ लिखता है। ये जो चार्ल्स डार्ने है ये लंदन से पेरिस पहुंचता है और अपने चचा यानी कि मार्कस एवरमॉन्ट के पास आता है और ये उसको बताने के लिए आता है कि वो उससे तमाम ताल्लुक़ ख़त्म करने के लिए आया है। लेकिन उसी रात जो बच्चा बग्गी के नीचे आके मरा था उसका बाप यानी कि गैस्पर्ड एवरमॉन्ट का, मार्कस एवरमॉन्ट का कत्ल कर देता है जब वो कमरे में रात को सोया हुआ होता है। कहानी में आगे जाके हम देखते हैं कि ये जो दोनों वकील हैं, मिस्टर स्ट्राइवर और सिडनी कार्टन, ये दोनों के दोनों लूसी मैनेट में इंटरेस्टेड होते हैं और इसके घर भी काफ़ी ज़्यादा इनका आना जाना होता है और ये दोनों लूसी मैनेट से शादी भी करना चाहते हैं। अब जो मिस्टर स्ट्राइवर है तो प्रपोज करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये जो मिस्टर लॉरी है ये स्ट्राइवर को मना कर देता है और उसको कहता है कि वो तुम्हारा प्रपोजल कबूल नहीं करेगी। और मिस्टर लॉरी के रोकने से मिस्टर स्ट्राइवर तो रुक जाता है। लेकिन ये जो सिडनी कार्टन है ये लूसी मैनेट को बहुत ज़्यादा अच्छा बन के दिखाता रहता है, लेकिन इन दोनों में से लूसी किसी से भी शादी नहीं करती बल्कि चार्ल्स डार्ने से शादी कर लेती है। अब शादी के बाद असल बात पता चलती है कि चार्ल्स डार्ने जो है इसका पूरा नाम है चार्ल्स डार्ने एवरमॉन्ट। जी हाँ, यानी कि ये एवरमॉन्ट ब्रदर में से एक का बेटा है। यानी ये जो मार्कस एवरमॉन्ट है ये तो इसका चचा है और ये दूसरे एवरमॉन्ट का बेटा है। अब जब डॉक्टर मैनेट को ये बात पता चलती है तो दोबारा से उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है और वो दोबारा से जूते बनाने लग जाता है, जैसा कि वो अपनी जेल में मौजूद वक्त में जूते बनाया करता था जब उसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं था। लूसी और चार्ल्स डार्ने, लूसी मैनेट और चार्ल्स डार्ने, ये दोनों जो है हनीमून पे चले जाते हैं और मिस्टर लॉरी की वजह से डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट दोबारा से ठीक हो जाते हैं। अब चार्ल्स डार्ने और लूसी मैनेट दोनों हनीमून के लिए चले जाते हैं और मिस्टर जेविस लॉरी जो है ये डॉक्टर मैनेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत दोबारा से ठीक हो जाती है। लूसी मैनेट और चार्ल्स डार्ने की एक बेटी भी पैदा हो जाती है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन का आगाज़ हो जाता है सन 1789 में और सेंट एंटोइन के इलाके के लोग, यानी जहाँ पे शराब खाना था मिस्टर एंड मिसेस डिफाज का, वहाँ के लोग डिफाज की सरबराही में बेस्टाइल के किले पर हमला करते हैं और वहाँ डिफाज को एक कमरे से डॉक्टर मैनेट का ख़त भी मिलता है जो उसने लिखा होता है और चिमनी में छुपाया हुआ होता है, जिस कमरे में वो 18 साल तक कैद था। और 3 साल बाद हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि बादशाह और मलका को महल से निकालकर जेल में डाल दिया जाता है। अब टेल्सन बैंक वाले मिस्टर लॉरी को बैंक के हालात संभालने के लिए पेरिस भेज देते हैं। इन्हीं दिनों एवरमॉन्ट ख़ानदान का एक मुलाजिम जिसका नाम गैबल होता है वो चार्ल्स डार्ने को ख़त लिखता है कि मेरी मदद करो, और उसकी मदद करने लूसी और डॉक्टर मैनेट को बग़ैर बताए चार्ल्स डार्ने पेरिस चला आता है। अब क्योंकि चार्ल्स डार्ने का ताल्लुक जागीरदार घराने से होता है इसलिए पेरिस के बागी उसको गिरफ़्तार करके ला फोर्स नाम की जेल में कैद कर देते हैं। अब जैसे ही लूसी और डॉक्टर मैनेट को ये खबर मिलती है तो ये दोनों पेरिस पहुंचते हैं और मिस्टर लॉरी वहाँ अपने बैंक के सिलसिले में पहले ही मौजूद है। मिस्टर मैनेट पेरिस पहुंचता है तो पेरिस के लोग इसका शानदार इस्तकबाल करते हैं क्योंकि 18 साल यहाँ ये कैद काट के गया है और पेरिस के लोग इसको लोकल हीरो समझते हैं। अब बागियों ने जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रहा होता है, जागीरदारों को सैकड़ों की तादाद में मार चुके होते हैं।
इस दौर को फ्रांस में दहशत पसंदी का दौर कहा जाता है। 15 माह की जिद्दोजहद के बाद डॉक्टर मैनेट किसी न किसी तरह चार्ल्स डार्ने को रिहा करवाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसी दिन मिस्टर और मिसेस डिफार्ज जो हैं वो एक आदमी के साथ मिलकर मुकदमा करते हैं और दोबारा चार्ल्स डार्ने को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब लूसी और डॉक्टर मैनेट पेरिस में मौजूद हैं तो इनके पीछे सिडनी कार्टन भी पेरिस आ जाता है। अब जब अदालत में केस शुरू होता है तो जो डिफार्ज फैमिली है, यानी मिस्टर एंड मिसेस जो डिफार्ज हैं, ये अदालत में डॉक्टर मैनेट का ख़त बुलंद आवाज़ से पढ़ के सुनवाते हैं और एवरमॉन्ट्स के पूरे ख़ानदान को मुजरिम करार देते हुए चार्ल्स डार्ने को मौत की सज़ा सुना दी जाती है और उसको जेल भेज दिया जाता है, जहाँ 24 घंटों के अंदर अंदर इसको फांसी दे दी जानी होती है। अब डॉक्टर मैनेट को इस बात पे, इस फ़ैसले पे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि उसके ख़त को गलत तौर पे इस्तेमाल किया गया और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है, क्योंकि उसके साथ जो बुरा हुआ वो एवरमॉन्ट ब्रदर्स ने किया और उसकी सज़ा किसको मिल रही है? चार्ल्स डार्ने को। अब ये जो सिडनी कार्टन है ये मिस्टर एंड मिसेस डिफार्ज के शराब खाने में मौजूद होता है, जहाँ ये उनकी बातें सुन लेता है। और अब मिस्टर और मिसेस डिफार्ज जो हैं ये प्लान बना रहे होते हैं कि लूसी मैनेट और उसकी बेटी को भी मार देते हैं ताकि एवरमॉन्ट फैमिली का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो जाए। ऐसा क्यों करना चाह रहे थे? क्योंकि जो मिसेस डिफार्ज है उसका ताल्लुक़ उसी ख़ानदान से था जिसकी लड़की का एवरमॉन्ट ब्रदर्स ने रेप किया और जो लड़की मर गई वो उसकी बहन थी, यानी मिसेस डिफार्ज की बहन थी जिसका कत्ल हुआ था। ये जो सिडनी कार्टन है ये प्लान बनाता है कि वो किसी तरह चार्ल्स डार्ने को और लूसी मैनेट को दोनों की जान को बचा सके। अब वो ये ऐसा क्यों करना चाहता है? क्योंकि सिडनी कार्टन जो है लूसी मैनेट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अब ये जो सिडनी कार्टन है ये जॉन बार्सर्ड नाम के एक आदमी के साथ मिलके प्लान बनाता है कि किस तरह से वो जेल से जो है चार्ल्स डार्ने को छुड़वा सकता है। अब ये जो जॉन बार्सर्ड है ये लंदन का एक जासूस होता है और बागियों के लिए काम करता है। सिडनी कार्टन है ये जॉन बार्सर्ड नाम के शख्स की मदद से जेल के अंदर दाखिल होता है क्योंकि इसके पास चाबी होती है और ये चार्ल्स डार्ने को वहाँ से बेहोश करके बाहर निकाल लेते हैं और चार्ल्स डार्ने की जगह पे जेल में कौन चला जाता है? सिडनी कार्टन। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो चुका है? क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों की शक्लें बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। तो चार्ल्स डार्ने की जगह पे जेल में कौन बैठ गया? सिडनी कार्टन। अब जब ये चार्ल्स डार्ने को बाहर लेके आ रहा होता है तो वो तो बेहोश होता है, तो जेल के लोग समझते हैं कि ये वही बंदा है जो पहले जॉन बार्सर्ड के साथ जेल के अंदर गया था, यानी कि सिडनी कार्टन। जबकि असल में सिडनी कार्टन अंदर बैठ गया और जेल से बाहर बेहोश हालत में किसको निकाला? चार्ल्स डार्ने को। कि जो सिडनी कार्टन है ये अपने प्यार की खातिर, यानी ये लूसी मैनेट से जो इसको प्यार होता है उसकी खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है और फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसको आखिर में फांसी सज़ाए मौत पे दे दी जाती है। यानी चार्ल्स डार्ने को जो सज़ाए मौत होनी थी वो किसने ले ली? सिडनी कार्टन ने, और अपने प्यार की खातिर अपनी कुर्बानी दे दी। इसके बाद दूसरी तरफ जो मिसेस डिफार्ज है ये लूसी मैनेट के घर जाती है ताकि उसकी बेटी को मार सके और वहाँ लूसी मैनेट की नौकरानी मिस प्रोज से इसकी लड़ाई हो जाती है और अपनी ही गन से इसको गोली लगने के साथ इसकी डेथ हो जाती है। कहानी के आखिर में लूसी मैनेट, डॉक्टर मैनेट और चार्ल्स डार्ने और इनकी बेटी ये लंदन रवाना हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।